नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे गृह जनपद प्रयागराज में मैं एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। अभी भी एक पेपर बाकी है जो 19 तारीख को होगा और इस बीच मैं आपके बीच में रहूँगा। 19 को शायद न रह पाऊँ, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा इंगेजमेंट नहीं है कि हमारे आपके बीच की दूरी बन जाए। आज का वाकया राजस्थान का है, बहुत पुराना है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अपराध के तरीके, रिश्ते, इन सब को लेकर मेरी आँख के सामने ये खबर पड़ी। मुझे लगा कि आपको बताना आवश्यक है। बात कुछ यूँ थी कि राजस्थान के अजमेर शहर में 28 अप्रैल 2003 को 21 साल पहले सावर पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आया। ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो नेचुरल है कि थाने के स्टैटिक यानी लैंडलाइन फ़ोन पर किसी ने फ़ोन करके एसएचओ से बात करने की इच्छा जाहिर की और एसएचओ सुरेंद्र सिंह फौरन लाइन पर आ गए। व्यक्ति ने बताया कि सर, मैं जसवंतपुरा गांव से बोल रहा हूं और जसवंतपुरा गांव के बाहरी क्षेत्र में बनास नदी के किनारे सूखे तल पर, यानी गीली मिट्टी पर नहीं, सूखे तल पर किसी आदमी का जला हुआ सिर पड़ा हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने ये जानने की कोशिश की कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। जनरली आदमी कोशिश ये करता है, अब तो खैर मोबाइल नंबर पता लग जाते हैं और आप घेर के उस सूचना देने वाले आदमी तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तब ऐसा संभव नहीं था। लेकिन उसने अपनी बात आगे जारी रखी। उसने कहा कि साहब, गांव के बाहर बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं में एक पोटली तैर रही है और कुएं से बदबू बहुत आ रही है। तीसरी बात उसने बताई कि आरा की निमड़ी की तरफ पुलिया के पास खून से सने कपड़े भी मिले हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सब आज ही और अभी मिले हैं। बोले नहीं साहब, ये 3 दिन से मिल रहे हैं। मुझे किसी गंभीर अपराध की आशंका लगती है। मैं चाहता हूँ इसे आप देख लें। सभी चीज़ें अभी भी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह पूरे दल बल के साथ आ गए और मौके पर पहुँचे। उन्हें वहाँ पर नदी के सूखे तल पर पिलर नंबर 11 पर एक जला हुआ सर मिला, जो पूरी तरह से जल गया था। पहचान की कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। उसके साथ ही जूट का एक थैला, एक प्लास्टिक का थैला भी मिला जिस पर खून लगा हुआ था। उसकी दूसरी सूचना कि आरा की निमड़ी की तरफ जो पुलिया के पास खून से सने हुए कपड़े मिले हैं या पड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह फिर अपने दल बदल के साथ एक सब इंस्पेक्टर को छोड़ा। उन्होंने उस सर का पंचायतनामा भरने के लिए जो जली हुई अवस्था में था और वो आरा की नीमड़ी के पास पहुंचे। वहां पर उसे पूरे बांह की एक शर्ट, तकिया का कवर, प्लास्टिक का टेबल कवर और 2 प्लास्टिक की बोरियां मिली। सभी खून से सने हुए थे। इसके बाद पुलिस जसवंतपुरा गांव में बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं के पास पहुंची। दूर से ही कुएं से आने वाली बदबू या दुर्गंध से उन्हें पता लग गया कि कहाँ पर कुआं है और कहाँ की सूचना देने वाले ने मुझे दी है। कुएं पर पहुंच गए। कुएं में कटिया और बाकी गांव वालों की मदद से उस पोटली को बाहर निकाला गया। ये पोटली 2 चादरों को आपस में बांधकर बनाई गई थी और उसमें एक व्यक्ति का नग्न शव था जिसका सिर नहीं था
और ये पोटली जगह जगह से जली हुई थी, आंतें बाहर निकली हुई थीं और शव से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। पुलिस ने अपने तमाम प्रयास में कि शव की पहचान हो, आदमी की पहचान हो, लेकिन कोई ख़ास मदद पुलिस को नहीं मिली। 72 घंटे की अवधि के या मियाद के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस की नज़र जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहुंची तो उसमें एक बहुत ही विशेष, जब सिर के पोस्टमार्टम पर पहुंची उसमें एक बहुत ही विशेष बात का उल्लेख किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि मृतक की बाईं आंख के नीचे एक स्टील का तार जबड़े और सिर की हड्डियों को जोड़ने के लिए लगाया गया है और वो स्टील का तार इंटैक्ट है, बाकी चीज़ें जल गई हैं। जबड़े में वो तार जहाँ बांधा गया था वो बंधा हुआ है और स्कल बोन में वो जहाँ बांधा गया था वहाँ पर बंधा हुआ है। पुलिस के पास इसके सिवा दूसरा कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने ये सोचा कि इस क्लू को अखबारों में भी प्रकाशित किया जाए, जिससे हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी हो या लोगों को इस बारे में जानकारी हो, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बताया कि साहब ये बहुत ही सीरियस टाइप की इंजरी में हुई सर्जरी के बाद लगाया गया है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ही लगाते हैं, ये सब के बस की बात नहीं है। पुलिस इधर परेशान थी इस सिर कटी लाश और सिर के जले हुए सिर को लेकर, और उसी बीच में एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी वाले किशनगढ़ शहर के बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा अचानक लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी लिखी गई और भवानी शंकर पिछले 8 दिनों से अपने गोडाउन पर नहीं आ रहे थे। ऑफिस अलग जगह था, गोडाउन अलग जगह था, लेकिन उनके स्थान पर उनकी पत्नी निधि शर्मा गोडाउन पर आती थी। जितना सेल परचेज हुआ होता था उसका हिसाब किताब करके और वो पैसा लेकर चली जाती थी। भवानी शंकर किशनगढ़ के ही रहने वाले थे, लेकिन माँ बाप से अलग पति पत्नी और 2 बच्चे एक साथ रहते थे। हालांकि ये जो कारोबार था या इनकी जो फैक्ट्री थी, ये जो है वो इनके पिता की बनाई हुई थी, लेकिन इसका कारोबार चूंकि शुरू से भवानी शंकर शर्मा देखते थे, लिहाजा उन्होंने इसे अलग कर लिया, अपने परिवार को भी अपने माँ बाप से अलग कर लिया और पत्नी के साथ वो रहने लगे। हालांकि बीच बीच में वो अपने माँ बाप से मिलने जाते थे, लेकिन भवानी शंकर जब जब अपने माँ बाप से मिलने जाते थे, लौटकर उसकी पत्नी निधि शर्मा से उसका बहुत झगड़ा होता था। निधि शर्मा हमेशा माँ बाप से मिलने को भवानी शंकर को मना करती थी। भवानी शंकर चूंकि लड़का बहुत दिन से उसका पता नहीं लग रहा था, आ नहीं रहा था, लोगों ने बताया कि साहब आजकल उसकी पत्नी आती है गोडाउन पे, आखिरकार वो कहाँ हैं। तो दुर्गा प्रसाद शर्मा भवानी शंकर के पिता, वो जब कई दिन अपने बेटे से बात नहीं हुई तो उन्होंने उसके घर पे टेलीफोन किया। लैंडलाइन फ़ोन ही थे उस समय, मोबाइल आया नहीं था। फ़ोन किया तो ये पता लगा कि साहब उनकी जो पत्नी है निधि, वो गोडाउन पर गई हुई हैं। उन्होंने गोडाउन पे कॉल लगाया तो और ये भवानी शंकर के बारे में पूछा तो निधि ने कहा कि आप खुद गोडाउन आ जाइए। ये कह के निधि ने फ़ोन काट दिया। वो नहीं गए, चूँकि पहले से ही संबंध बहुत ख़राब थे सास ससुर देवर बाकी लोगों से निधि के, और निधि के ही इंसिस्टेंस पर भवानी शंकर अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगे थे। इसलिए उनके फादर दुर्गा प्रसाद ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा और दूसरे लोगों से पता लगवाना शुरू किया कि आखिरकार भवानी शंकर कहाँ चले गए, भवानी शंकर कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं। उसकी पत्नी जो गोडाउन पे आती है
तो क्या वो हिसाब किताब बाकी सब चीज़ें भी करती है कि सिर्फ देखने आती है? जो वहाँ के मुंशी और ऑफिस के लोग हैं वो सब ये काम करते हैं। इसी बीच देखिए 28 अप्रैल को ये सूचना मिली थी। ये सर और ये सरकटी लाश, नग्न कपड़े, ये सब 28 अप्रैल को मिल गए थे साबर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह को। 4 मई 2003 को, यानी करीब 10 दिन के बाद, दुर्गा प्रसाद एक दिन अखबार पढ़ रहे थे तो उनकी नज़र अखबार पर निकली एक सूचना पर पड़ गई, जिसमें लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति का जला हुआ सिर सावर पुलिस को मिला है, जिसकी बाईं आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ था। वहीं मृतक की दाहिनी कलाई में एक मौली का धागा बंधा हुआ था। ये सब पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद के हाथ पैर सुन्न हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे का एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट के बाद जब दिल्ली में इलाज हुआ था तो आंख के नीचे हड्डियों में उसे स्टील के तार लगाए गए थे। ऐसा सुनते ही भवानी शंकर के पिता ने अपने दोनों बेटों, दुर्गा प्रसाद ने अपने तीनों बेटों, दामाद अरुण कुमार बोहरा और भवानी शंकर की पत्नी निधि शर्मा को तुरंत फ़ोन किया और ये बताया कि फला फला अखबार में ये सूचना निकली है। सभी लोग फ़ौरन थाने पर पहुँचे। मैं भी थाने पर पहुँच रहा हूँ। थाने को ये सूचना देनी बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पर जाकर उसे पहचाना जाए जहाँ कहीं भी उसका सामान रखा हुआ हो। सारे लोग पहुँच गए लेकिन निधि वहाँ नहीं पहुँची। फिर उसे गाड़ी भेजकर घर से पिकअप किया गया, घर से लिया गया थाने जाने के लिए। और निधि ने घर से रवाना होने के पहले घर के सभी कमरों में ताला बंद कर दिया और उसकी चाबियां अपने साथ ले गई। सभी लोग सावर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा भवानी शंकर शर्मा 8 दिनों से लापता है। पुलिस ने उनको बताया कि देखिए, जिस शव के बारे में आप पूछ रहे हैं उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है नियमानुसार, और उसके कपड़े और वो थैले या जो सामान बरामद हुए हैं वो सब हमारे पास हैं। मैं अभी आपको दिखवा देता हूँ, आप उसे देखकर पहचानिए कि ये कपड़े किसके हैं। जैसे ही पुलिस ने खून से सने कपड़ों का थैला निधि और दुर्गा प्रसाद के सामने रखा तो थैले को खोलते ही निधि फफक फफक कर रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये कपड़े तो भवानी शंकर के ही हैं। एसएचओ सुरेंद्र सिंह उस समय मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से कपड़े देखने के 1 सेकंड बाद ही निधि शर्मा ने शोर मचाना शुरू किया, उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगा। देखिए, ये रोज़ पुलिस के लिए रोज़ रोज़ की बात है। आप कोई सूचना किसी को बताने जाएं कि भाई फलाने की लाश फलां जगह पड़ी हुई है, चलिए पहचान लीजिए, तो उसे पहले 5 मिनट तो अपने ये समझने में लगता है कि सूचना क्या मिल रही है, 4 सवाल करता है और फिर वो मेंटली तैयार होता है, तो फिर वहाँ जाता है, फिर थोड़ी थोड़ी, ये सब लोग जानते हैं, सबके साथ कम से कम नज़रों से ऐसा गुजरा होगा। निधि ने उसी समय पुलिस को बताया कि ये जो शर्ट है वो उसकी खून से सनी शर्ट वो उसके पति भवानी शंकर की है। जो तकिए का कवर, चादर और टेबल कवर है, ये सब उसके घर के ही हैं और घर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं दुर्गा प्रसाद ने स्टील के तार के बारे में एसएचओ सुरेंद्र सिंह को बताया कि ये उनके बेटे भवानी शंकर को ही लगा हुआ था। एक एक्सीडेंट के बाद गले की हड्डी और स्कल यानी ललाट की हड्डी जोड़ने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव शंकर शाह ने सर्जरी के बाद ये लगाया था। हम लोगों को भी बताया था और होश आने पर यह बात भवानी शंकर शर्मा को भी बताई गई थी कि एक तार लगा हुआ है,
वो हालांकि स्किन के नीचे है कवर्ड, कभी कभी वो आपको छूने में अटपटा लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तार इसमें लगाया गया है आपके जो चेहरे का स्ट्रक्चर है उसको बराबर रखने के लिए। अदरवाइज़ अगर ये दोनों हड्डियाँ लूज रहेंगी तो आपके चेहरे का जो फॉर्मेट है वो अलग दिखाई देगा। पुलिस ने कहा कि इनकी बात को वेरीफाई कैसे किया जाए, तो पुलिस ने डॉक्टर साहा से बातचीत की। एक टीम गई दिल्ली, सर गंगाराम, उनसे बात की। डॉक्टर साहा ने पुलिस को बताया कि तकरीबन 11 साल पहले ये स्टील का तार भवानी शंकर शर्मा नाम के पेशेंट को लगाया गया था। इसी दौरान डॉक्टर साहा ने पुलिस को ये भी बताया कि इस तरह का स्टील का तार लगाने वाले वे देश के एकमात्र स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान से मात्र 3 लोगों को ये तार लगाया गया है, हड्डियों के स्ट्रक्चर को कंबाइन रखने के लिए या अपनी जगह पर रखने के लिए शायद ये लगाया जाता रहा होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से सिर्फ 3 लोगों को ये तार हमने लगाया था, जिनके नाम पते हमारे पास हैं। पुलिस चाहे तो इसको वेरीफाई कर ले। एक एक करके पुलिस ने भवानी शंकर की डेट और उसकी जो सर्जरी की रिपोर्ट ये सब भी लेकर उससे मिलान कर ली, और बाकी 2 लोगों से भी जाकर बात की। उन्होंने बताया कि हाँ, इसी तरह का तार उन्हें भी लगाया गया है। पुलिस इस बात से मुतमईन हो गई कि ये लाश भवानी शंकर शर्मा की ही है। अब किसी को कोई डाउट नहीं था कि वो जो शव मिला था, शव क्या अलग अलग हिस्सों में उसका सिर जो रोस्ट किया हुआ था, जलाया गया था, और बाकी शरीर के हिस्से जो उसमें मिले थे, कुएं में मिले थे, और कपड़े बाहर कहीं फेंके हुए मिले थे, ये सब भवानी शंकर शर्मा के ही हैं, जो किशनगढ़ के मशहूर मार्बल कारोबारी थे। पुलिस ने जब बातचीत शुरू की तो परिवार के लोग एक दूसरे पर ही तमाम दोषारोपण करने लगे। मृतक की पत्नी भवानी निधि ने आरोप ये लगा दिया कि ससुराल वाले और उसके ननद नंदोई उसके पति भवानी शंकर शर्मा की प्रॉपर्टी और कारोबार हड़पना चाहते थे, और उन्हीं लोगों ने मेरे पति की हत्या की है। पुलिस ने परिवार के बहुत से लोगों से बातचीत की, उनके जानने वालों से भी बातचीत की, और ये निष्कर्ष निकला कि भवानी शंकर और निधि शर्मा की मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते थे। निधि भवानी शंकर पर शक करती थी कि कारोबार से मिलने वाला सारा पैसा कहाँ ले जाते हैं। मुझे जो पता लगता है वो चलने वाले कारोबार के हिसाब से बहुत ही कम है। इस बात को लेकर बार बार उसका झगड़ा भवानी शंकर शर्मा से था, और इसी वजह से वो भवानी शंकर को उसके माँ बाप से या बहन बहनोई से नहीं मिलने देती थी। उसे शक था कि ये पैसा अपने माँ बाप या भाई बहन बहनोई को वो दे दिया करते थे। इस बीच में निधि की माँ, उसके भाई और पीहर के और लोगों का दखल निधि के परिवार में बढ़ता जा रहा था, और निजी जिंदगी में इस दखल की वजह से और भी मनमुटाव भवानी शंकर और निधि के बीच में हो गया था। पुलिस को जब ये पता लगा कि इनके पीहर वालों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनके घर में रहा है, वही सब राय मशवरा करते हैं, उन्हीं की वजह से ये घर वालों से अलग हुआ भवानी शंकर, और वही इस तरह के आरोप लगाया करते हैं कि पैसा ये अपने माँ बाप को ले जाकर दे देते हैं। पुलिस को जब ये शक हुआ तो पुलिस इनके पीहर वालों को और निधि को थाने पर पूछताछ के लिए ले आई। पहले पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछने की कोशिश की, कोई सफलता नहीं मिली। बार बार वो सारा दोषारोपण अपने ससुर, सास और अपने देवर पर करती रही, लेकिन फिर उसके सगे भाई से सख्ती करनी शुरू की, निधि के सगे भाई यानी मृतक के साले से। पुलिस का एक तरीका ये भी होता है कि अगर किसी पे शक है और वो लड़की या महिला है तो उसके किसी
नज़दीकी को या उसके जानने वाले को, नज़दीकी रिश्तेदार को उसके सामने ही कड़ाई वाली विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ अगर शुरू कर दीजिए तो उस डर से वो अगर उसके पेट में कुछ सच है तो वो उगल देता है जो भी मुलजिम होगा। बहरहाल पुलिस ने यही किया। निधि के सामने ही उसके भाई से अति विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू कर दी। निधि को हाथ नहीं लगाया पुलिस ने, महिला कांस्टेबल सब थे, हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन उसी के सामने ही हर श्रेणी की पूछताछ उसके भाई से होने लगी। तो 1-1.25 घंटे बीतने के बाद उसने कहा, साहब भाई को मारना बंद करिए, भाई से पूछताछ बंद करिए, मारना नहीं, पूछताछ बंद करिए, मैं सब चीज़ें आपको बता देती हूँ। फिर पुलिस के सामने उसने सिलसिलेवार खुलासा करना शुरू किया। सुनने वाले भी पिन ड्रॉप साइलेंस में उसकी बात सुनते रहे। उसने बताया, मैं, मेरा ड्राइवर और भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव ने, हम लोगों ने एक साथ मिलकर भवानी शंकर की हत्या कर दी थी। भवानी शंकर को रात में यानी 28 अप्रैल की रात में, 26 अप्रैल की रात में जूस में नींद वाली गोलियां मिलाकर उसे पिला दिया गया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद अशोक वैष्णव के साथ निधि शर्मा ने पति को कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। पति का धड़ और सिर काटकर एकदम अलग अलग कर दिया गया। उसके खून को, जो खून वहाँ निकला या निकल रहा था, उसको एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके जरीकेन में रख लिया गया ताकि घर में या फर्श में वो खून चारों तरफ फैले नहीं। उसके बाद उसे पूरी बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले गए। वहाँ बॉडी को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन बॉडी जली नहीं और दुर्गंध भी ऐसी फैलने लगी जलने की कि उनको ये डर लगने लगा कि आसपास अगर ये दुर्गंध चली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर निधि शर्मा उसके सिर को लेकर छत पर गई, जहाँ पर गैस का चूल्हा और बर्नर सिलेंडर अपने साथ ले गई और फिर बर्नर को जला के उसके ऊपर अपने पति भवानी शंकर शर्मा के सिर को सेकने लगी, जैसे ब्रेड सेकते हैं। फ्लेम पर उसे 1 घंटे तक उलट पलट के जलाया। जब ये मुतमईन हो गई, जब उसको निश्चित हो गया कि अब इसमें पहचान की कोई चीज़ नहीं बची है, तब उसको एक उसमें भर दिया, एक झोले में, एक पॉलीथीन में उसको डालकर उसे सील कर दिया और बिल्कुल उसे विश्वास था कि अब कोई माई का लाल मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। सब चीज़ें अलग अलग जगह फेंकी जानी थी। उसने सिर को शव के कपड़े सब उतार लिए थे कि कहीं इससे न पहचान हो जाए और धड़ के भाग को, इन सब को लेकर अपनी गाड़ी में रखा और सावर के जंगलों में चलने लगी। मर्डर वेपन जो था, आला कत्ल जिसे कहते हैं, वो कुल्हाड़ी था, उसको बबूल की एक झाड़ी में फेंक दिया। दोनों का प्लान ये था, इनके ड्राइवर और उसके दोस्त अशोक वैष्णव, भवानी शंकर का दोस्त ही था अशोक वैष्णव, इन दोनों का प्लान ये था कि इसे बनास नदी में ले जाकर फेंक देंगे, इसलिए गाड़ी में रखा था। लेकिन बनास नदी तक पहुंचने के पहले ही इनको एक गश्त वाली पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ गई। सब के सब डर गए, गाड़ी को किनारे किया, खड़ी कर दिया। गश्त की गाड़ी चली गई तो उन्हें ये शक होने लगा कि रात की अकेली गाड़ी को देखकर हो सकता है पुलिस के गश्त की गाड़ी मोड़कर फिर वापस आए और पूछताछ शुरू करे। इसलिए जल्दी जल्दी में इन्होंने सबसे पहले उसका जो धड़ का हिस्सा था, जो चद्दर में बांध रखा था, उसको वहीं कुएं में फेंक दिया और कपड़े और कटे हुए सिर को अलग, कटे हुए कपड़े और कटा हुआ सिर अलग अलग जगह पर फेंक दिया। खून के जरीकेन को हटूंडी के पास जमीन में गाड़ दिया और लौटकर किशनगढ़ आ गए। किशनगढ़ आकर उसने पहले तो स्वयं पूरे घर को साफ किया। अगले दिन जो साफ करने वाली महिला रोज़ सफाई के लिए आती, उससे भी साफ कराया। उसने पूछा भी कि मालकिन, ये तो कुछ
खून के निशान से लग रहे हैं। बोले नहीं नहीं, खून नहीं है, रंग है। वो रात में यहाँ रंगों की पेंटिंग हो रही थी, उसका रंग वो हो गया है, बिखर गया है। निधि ने फिर अपनी चाल से वो बाज नहीं आई। पुलिस को ये बताती रही कि भवानी शंकर एक अय्याश किस्म का आदमी था। वो फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली के नाइट क्लब में जाता था और कई महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे। और तो और उसकी नज़र भवानी शंकर की प्रॉपर्टी पर उसकी नज़र वो उस प्रॉपर्टी को अपने पिता और भाइयों को बांटना चाहता था। इस बात से डर कर मैंने पूरी बात अपनी माँ और पीहर में शेयर की और उसके दिमाग में फिर ये खतरनाक प्लान आया कि अगर ये रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पीहर वालों ने पूरा सहयोग किया इसमें और उसकी इस थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाया कि जितनी जल्दी हो सके इसे रास्ते से हटाना है। तभी निधि ने पति की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। अपने ड्राइवर अशोक वैष्णव को रुपयों और गाड़ी का लालच देकर अपने इस मर्डर प्लान में शामिल किया। दरअसल भवानी शंकर और अशोक वैष्णव दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और अशोक वैष्णव को एक टाटा सुमो फाइनेंस कराई थी भवानी शंकर ने। तो अशोक वैष्णव को ये लालच निधि ने दिया कि अगर वो भवानी शंकर के मर्डर में उसका साथ देगा तो फाइनेंस के रुपए उसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, वो रुपयों से माला माल कर देगी। और इसी लालच में अशोक वैष्णव अपने सगे मित्र के, अपने अच्छे मित्र की हत्या की साजिश में उसकी पत्नी के साथ शामिल हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो सबूत मिला वो भवानी शंकर की डायरी। भवानी शंकर को डायरी लिखने का शौक था। पुलिस को उसके घर से साल दर साल लिखी हुई ईयर वाइज डायरी मिल गई। इस डायरी के पन्नों पर निधि के संबंध में इतनी बातें लिखी हुई थीं कि पुलिस को फिर कोई और शक नहीं रह गया कि इसी ने इसकी हत्या कराई है। 12 मई 2002 को पेज नंबर 134 पर भवानी शंकर लिखते हैं कि सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया तो वो घर से जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट का एक नंबर मिलाया और कहा कि चलो ठीक है, हम लोग कोर्ट चलते हैं। हालांकि मैं ये जानता था कि दोपहर 1 बजे तक ही काम होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर थोड़ा सा टाइम जाया किया कि तब तक इसका दिमाग शांत हो जाएगा। दोपहर 1 बजे हम दोनों कोर्ट पहुँचे। तब तक कोर्ट बंद हो गया था। उसने वकील के पास चलने की जिद की। हम वकील के पास गए और तलाक के पेपर रेडी करने को कहा। वकील ने हम दोनों को खूब समझाया। इसके बाद निधि मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। घर पहुंचा तो पता लगा कि उसने बाहर चाय बनाने वाली को कहा था दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके गेट लगा देना। इसके बाद वो रात 11 बजे लौटी। एक और अपनी डायरी के पन्ने में 20 मई 2002 को पेज नंबर 139 पे भवानी शंकर शर्मा लिखते हैं कि निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके घर वालों से क्यों सारी बातें बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसने मुझे धमकी भी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने स्टाफ को बाहर निकाल दूं, वरना वो मेरे खिलाफ झूठा पुलिस केस दर्ज कराएगी। ये धमकी उसने दी जो उसने अपनी डायरी में लिखा है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए और बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाती है। कुचामन में उसके पीहर वालों से ये बताते हुए निधि धमकाती है कि अब देखना मैं इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी। फिर पेज नंबर 154 पर लिखता है कि मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में क्या मिलाती है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। मैंने उसे दाल को खाने के लिए कहा, उसने नहीं खाया
बल्कि उसे गिरा दिया, उलट दिया। इससे मेरा शक और गहरा हो रहा है, ये उसने उस पे लिखा है। उसके दो, भवानी शंकर के दो बेटे हैं, कैप्टन और पंछी उर्फ संस्कार। पिता और अच्छा, उसके बाद ये इन तीनों को जेल भेज दिया गया, अशोक वैष्णव और निधि शर्मा और उसके ड्राइवर और उसके दोस्त को, तीनों जेल चले गए। ट्रायल हुआ। ट्रायल में उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा, निधि शर्मा और अशोक वैष्णव को भवानी शंकर शर्मा की हत्या का दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। महिला को जो सज़ा में कुछ कटौती होती है, वो 5-6 दिन पहले छूट कर बाहर आ गई और उसने अपना नया घर बसा लिया। लेकिन दोनों बच्चे, कैप्टन और पंछी उर्फ संस्कार, वो उसके साथ नहीं गए। उसका अपनी माँ से प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों का आज भी विवाद चल रहा है। अशोक वैष्णव अभी भी जेल में है। आज की घटना देखिए, ये यूं तो ये पूरी घटना, या यूं कहिए जघन्य घटना, जिसमें पत्नी ने पति के सिर को गैस के बर्नर पर पूरे 1 घंटे तक रोस्ट किया, वो भी तब तक जब तक पहचान की कोई चीज उसमें रह न गई हो। कारण क्या था? अविश्वास। पत्नी को शक था कि ससुर प्रॉपर्टी लेकर अपने लड़कों और बेटियों में बांट देंगे, इसलिए उसने पति को ससुर और बाकी घर वालों से अलग करा दिया। निधि के शादी के तुरंत बाद से ही निधि के परिवार और खासकर निधि की माँ का बहुत ज़्यादा दखल शुरू हो गया था निधि की जीवन में। आए दिन वो घर पर इसके भाई लोग आ जाया करते थे। भवानी शंकर इस दखल से बहुत परेशान हो गया था और इसीलिए वो कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में बम्बई, दिल्ली या कलकत्ता चला जाया करता था। तलाक की बार बार तलाक देने को कहती थी, वो तलाक का विरोध करता था और निधि की माँ निधि को उकसाती थी। वो कहती थी, तो हर बार तलाक की बात कहती है, तेरे जुबानी कहने से वो कभी नहीं मानेगा। इसको एक दिन गाड़ी में बिठा कोर्ट में ले जा, वकील से बात कर, इसके सामने ही तलाक के पेपर तैयार करा दे, और जब फाइनल तलाक देने की बात हो और ये गिड़गिड़ाएगा तुझसे कि नहीं तलाक नहीं दूंगा, तो फिर शर्त रख कि ये कंपनी मेरे नाम करो, बैंक के सारे खाते मेरे नाम करो, तब ये तेरी बात मानेगा। तेरे मुँह जुबानी कहने से ये कभी नहीं मानेगा। अब सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को इस तरह की बात बताएगी तो परिवार कहाँ जाएगा। मैंने अपनी सेवा के इतने दिनों में, 34 वर्षों में, इस तरह के जो पारिवारिक मामले देखे हैं, उनमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि शादी के बाद जिस पेयर में लड़की की मां ने दाम्पत्य जीवन या ससुराल में दखलंदाजी शुरू की, वो परिवार बर्बाद हो गए। ऐसा बुरा हाल हो गया कि मतलब उसके संभलने के सारे रास्ते बंद हो गए। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि जब जब लड़की के मायके का दखल परिवार में बढ़ा है, तब तब परिवार बर्बाद ही हुआ है। तमाम उसके जैसे दो पक्षों की बातचीत होती है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की डेट सुप्रीम कोर्ट कहती है 3 महीने तक बिठा के बात करिए। जब उनसे बातचीत शुरू की जाए तो आरोप प्रत्यारोप में ये चीज़ें निकल कर आती हैं कि माँ से दिन भर सुबह उठते ही जो बात शुरू करती है, रात में सोते समय तक उससे बात करती है। जो इसकी माँ कहती है वही ये करती है। न मेरी बात सुनती है, न मेरे घर वालों की बात सुनती है, न मेरी बहनों की बात सुनती है। अगर इसकी माँ ने कह दिया है तो वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। ये झगड़े का मुख्य कारण, या जहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है उसका मुख्य कारण यही है
कि माँ वहाँ से रनिंग कमेंट्री करती रहती हैं। और जब भी ये शुरू होता है तो आप समझिए परिवार की जड़ में मट्ठा डालने का काम शुरू हो गया, और बहुत जल्दी ही वो परिवार सड़क पर आ जाएगा, बहुत जल्दी ही वो परिवार जमी दोज हो जाएगा। जैसे सवेरे सवेरे फ़ोन किया लड़की की माँ ने, क्या कर रही है? उसने कहा माँ मैं चाय बना रही हूँ। अरे तू चाय बना रही है? ये तेरी बुढ़िया जो है ये दिन भर खा के खाली खटिया तोड़ने का काम करती है, उससे बता दे कि कल से सवेरे की चाय वही बनाएगी। खाना तू बना ले कोई बात नहीं, लेकिन चाय तो उसी से बनवा, नहीं उसका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचिए इस तरह की बात अपनी बेटी को, ठीक है आपका बड़ा लगाव है उससे, आपके उसके दुख दर्द से आपको परेशानी होती है, लेकिन एक बार आपने शादी कर दी, किसी दूसरे के घर भेज दी, हाल चाल लेती रहिए। लेकिन आपने ऐसी बात कह दी कि लड़की है आपकी, वो तुरंत कहेगी अगले दिन से कि मम्मी जी आप सवेरे चाय बनाइएगा, अब मैं नहीं बनाती। आप सोचिए सास के दिमाग में क्या आएगा, और फिर बात कहाँ से कहाँ शुरू होगी। जैसे दूसरा जो मुझे याद है जिस तरह का जो दखल की बात जो हुई है कि फ़ोन आया दोपहर में किचन में, क्या कर रही है? बोले मम्मी मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, आज बाबूजी ने यानी ससुर ने ये कहा है कि कटहल की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। माँ ने तुरंत कहा अरे खाना तू बना रही तो तेरी मर्जी से खाना बनेगा, तेरी मर्जी की सब्ज़ी बनेगी कि ससुर की मर्जी की बनेगी? अगर ससुर को कटहल की सब्ज़ी खाने का शौक़ है तो अपनी सास से कह दे आके बना दे, ये तेरा काम नहीं है। एक बार जो रसोई में जाता है खाना उसके मन से बनता है। अब ये खराब बात, बुरी सीख, ये इस तरह से उकसाना हर चीज़ में, ये घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर पार्टी में जाना है तो क्या पहने, खाना कौन सा बनाया जाए जो घर में रुक जाएंगे, हम लोग तो बाहर ही खा के आएंगे। ये साड़ी है वीडियो कॉल पर दिखाना है कि ये वाली साड़ी पहने कि ये वाली साड़ी पहने। अरे भाई आपने अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी शुरू कर दी, 2 बच्चे हो गए, आप एक परिवार का हिस्सा हो गए, आपको इंडिपेंडेंटली सोचने पर सोचना चाहिए, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन अभी भी वही उंगली पकड़कर जो माताजी ने बता दिया वही करना है। और शादी में जाना है, किस तरह से जाना है, ये गाड़ी ठीक नहीं है, वो गाड़ी कैसी रहेगी। माताजी हर एक में अपने एक्सपर्ट कमेंट, जो एक्सपर्ट के कमेंट क्रिकेट की कमेंट्री में हुआ करते थे पहले कभी, तो उस तरह के एक्सपर्ट के कमेंट, और मम्मी का फ़ोन 24 घंटे घन 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 बज रहा है। फिर इसके बाद अगर रिएक्शन होगा वो और ख़राब होता है। लड़के वाले ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई लड़की मायके नहीं जाएगी, हम नहीं भेजेंगे उसे। एक प्रेशर ये बनाने के लिए हम तो नहीं भेजेंगे। दूसरा, ये मायके का कोई भी आदमी यहाँ आके बहू से नहीं मिलेगा, न उसके माँ बाप न उसके भाई बहन। आपने शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी, हम ठीक से रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे कुछ तकलीफ नहीं होगी। आपको बहुत दिक्कत है, पुलिस में जाके कंप्लेन कर दीजिए, लेकिन आएगा कोई नहीं। ये उस एक्शन का रिएक्शन है। 50% केसेस में ये भी शुरू हो जाता है। आप अपने अगल बगल निगाह दौड़ा के देखिए, माँ की कमेंट्री से परेशान ससुराल वालों ने यही कहना शुरू कर दिया होगा। और जैसे ही ये शुरू होगा वैसे ही चमन जो है वो बेनूर हो जाएगा और परिवार में आग लगनी तय है। इसलिए लड़का हो या लड़की, उनके घर वालों को चाहिए कि हाल चाल लेते रहें। उनका बच्चा है, लड़के वालों का अपना बेटा है, लड़की वालों की अपनी बेटी है, हाल चाल लेती रहिए। और ये जो सुबह शाम रनिंग कमेंट्री चल रही है, इसको कृपा करके बंद कर दीजिए। हाल चाल पूछ लीजिए, तबीयत पूछ लीजिए, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हस्बैंड ने क्या कह दिया कि रो रही हो, इस तरह की बात तो बात समझ में आती है। लेकिन हर चीज़ में अपना एक्सपर्ट ये करो ये ना करो, ये ससुराल वालों से करवाओ, सास से कहो ये करे, ससुर से कहो कि वो जाए सब्जी ले आए, दामाद जी क्यों जाएंगे या तुम क्यों जाओगी। इस तरह की गलत राय, गलत बात
लड़की पहुंच गई है, 4 6 10 महीने हो गए हैं, 2 साल 4 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं उसके, उसको उस नई जगह का अपना एटमॉस्फेयर समझ में आ गया है, वो उस हिसाब से काम करेगी। आखिर बाकी लोग काम कर ही रहे हैं। बाकी लड़कियां क्या अभी भी शादी के 5 साल बाद भी अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के चल रही हैं? उन्हें भी लड़की को भी आप बड़ा होने दीजिए, जिम्मेदारी महसूस करने दीजिए। और अगर ये रनिंग कमेंट्री आपकी लगातार चलती रहेगी तो पूरा परिवार शुरुआती ओवर में ही ऑल आउट हो जाएगा। आप मान के चलिए, नज़र दौड़ा दीजिए, कारणों पर जाइए, चेक करिए, यही कारण आपको समझ में आएगा। इसलिए लड़की की ससुराल में कतई दखल न दें और उसे गलत राय बिल्कुल न दें, उसे उकसाएं नहीं, समझाएं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।